चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कल फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इकाई 1 शब्द संपदा लोकोक्तियां। सेकंड है संवाद शैली वाक्यगत संरचनाएं और शैलियां अशुद्धियां एवं शोधन। इकाई थर्ड सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट इकाई शब्द संपदा और लोकोक्तियों, इसके मध्य हमने शब्दों का महत्व, भाषा के सामाजिक स्तर भेद, शब्दों के विभिन्न स्रोत, शब्द भंडार, शब्दों का अर्थ पक्ष, शब्द निर्माण, शब्द रचना, मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन किया है। कल जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी वो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना। चैप्टर इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी मैं लास्ट चैप्टर पीरियड में इसको थोड़ा सा क्लियर करवा दूंगी। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हमने किया है वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं। मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। ये चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत है शब्दों का महत्व, भाषा के सामाजिक स्तर भेद, भाषा शब्दों शब्दों का अर्थ पक्ष, क्या है शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द जिसके अंतर्गत आते हैं, शब्द निर्माण, उसमें उपसर्ग प्रत्यय, शब्द रचना में मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। अब व्युत्पन्न शब्द भी कई तरह के होते हैं जैसे कर्ता सूचक, भाववाचक, विशेषण सूचक, लघुता सूचक, लिंग सूचक आदि। मुहावरे और लोकोक्तियां, इन सब का अध्ययन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत किया है। इकाई सेकंड है संवाद शैली वाक्यगत संरचना और शैलियां अशुद्धियां एवं शोधन, जिसमें हमने वाक्य को जाना, वाक्यांश, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार के अंतर्गत अकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य, गंतव्य सूचक वाक्य। गंतव्य सूचक वाक्य मतलब स्थान, गंतव्य मतलब स्थान, द्विकर्मक वाक्य, पूरक वाक्य, क्रम पूरक वाक्य। अब वाक्य में पदक्रम जो सामान्य पदक्रम और परिवर्तित पदक्रम के रूप में दर्शाया गया है। अनुतान, अनुतान को बोलते हैं बोलने के ढंग को, जो किसी बोलने के ढंग को दर्शाता है उसे अनुतान बोला जाता है। अनुतान का भाषा में महत्व क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, वाक्य से ऊपर का स्तर, प्रोक्ति, विराम चिन्ह, वार्तालाप। इकाई थर्ड में हमने किया है सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। प्रारूपण मतलब फॉर्मेट। इसके अंतर्गत पत्र लेखन के प्रकार हैं जो दो तरह से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत भी व्यावसायिक पत्र, विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत के पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, सामान की खरीद के पत्र आदि। सरकारी पत्राचार, फिर टिप्पण, टिप्पणी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं जैसे शब्दतः पूर्णता, संक्षिप्तता, तार्किक विचार क्रम, स्पष्टता, तटस्थता, किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। टिप्पणी में प्रथम यानी मैं या मैंने का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि टिप्पणी व्यक्तिगत न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। प्रारूपण या मसौदा लेखन, फॉर्मेट, जिसको फॉर्मेट भी बोला जाता है। फिर प्रारूपण में ध्यान रखने योग्य बातें, प्रारूपण में दी गई पत्र संख्या, तारीख, उद्धरण, संदर्भ आदि सही होने चाहिए। जिसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कोई जरूरी सूचना संदर्भ छूटने नहीं चाहिए ताकि उत्तर अधूरा ना रहे। वाक्य विन्यास सीधा, सुसंगत और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अब प्रारूप तैयार कैसे किया जाता है? शीर्षक, सबसे पहले आएगा शीर्षक, फिर विषय, फिर संबोधन, पत्र का मुख्य भाग, स्वनिर्देश, संलग्न पत्र, पृष्ठांकन। अब सरकारी पत्राचार के भी विभिन्न प्रकार हैं जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश
आदेश, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, अंतर्विभागीय टिप्पणी, तार, टेलेक्स संदेश, तुरंत पत्र, सेविग्राम और परिपत्र। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सरकारी पत्राचार के अंतर्गत। इन सब का अध्ययन हम कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इकाई 4 को स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम बचेगा तो मैं थोड़ा और डीपली आपको समझा देती हूँ। इकाई 4 है समाचार लेखन और संपादकीय। अब इस इकाई के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे कि समाचार क्या है, समाचार क्या है, इसके अंतर्गत आएंगे समाचार, इससे प्राप्त जानकारियां और समाचार प्राप्ति के स्रोत। फिर समाचार लेखन और संपादन, समाचार लेखन का आरंभ कैसे हुआ, मुख्य क्लेवर, शीर्षक, समाचार का संपादन, समाचार की भाषा, समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, संपादकीय लेखन, उसके बाद निष्कर्ष। तो सबसे पहले समाचार क्या है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्रों से समाचार जानने में दिलचस्पी ना हो। सब कोई ना कोई समाचार अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब समाचार देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो रेडियो और टेलीविजन द्वारा समाचार पत्रों की अपेक्षा जल्दी मिलते हैं, लेकिन रेडियो टेलीविजन पर समाचार का प्रसारण जो होता है वो 10 से 20 मिनट की अवधि के लिए ही होता है, जिनमें मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त जानकारी तो अवश्य प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनका विस्तृत समाचार पत्रों से नहीं मिलता। उनका विस्तृत है जो वो समाचार पत्रों से मिलता है, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि से नहीं मिल पाता। आमतौर पर रविवार के दिन सभी अखबार एक परिशिष्ट निकालते हैं जिसमें साहित्यिक रचनाएं, बच्चों महिलाओं के लिए एक विशेष पठन सामग्री जिसको पत्रिकाएं भी बोला जाता है, जो घरेलू महिलाएं होती हैं और जिनको पढ़ने में अच्छी लगती हैं, उनका एक बेसिक रखा जाता है, एक बेस रखा जाता है जो बच्चे आसानी से पढ़ सकें, घरेलू महिलाएं आसानी से दिलचस्पी लेकर पढ़ सकें, उनको कुछ नई नॉलेज हो सके उसके बारे में, समाज में क्या चल रहा है। उसमें हर तरीके की पत्रिकाओं में हर तरीके के टॉपिक दिए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्शन बनाकर। समाचार पत्रों का एक महत्वपूर्ण अंग है विज्ञापन। विज्ञापन के जरिए भी समाचार के बारे में जानकारी दी जाती है। टीवी पर आपने देखा होगा छोटी छोटी जो ऐड दी जाती हैं उन्हीं को विज्ञापन बोला जाता है। वो विज्ञापन 15 या 20 या फिर 30 सेकंड के होते हैं मैक्सिमम, लेकिन उनमें एक पर्टिकुलर संदेश होता है किसी न किसी चीज को लेकर। सॉरी। अब समाचार से प्राप्त जानकारियां, हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि समाचार में पर्याप्त जानकारी से क्या तात्पर्य है और इसे जांचने का तरीका क्या है। कोई भी सूचना पूर्ण समाचार तब बनती है जब उसमें निम्नलिखित तथ्य उपस्थित हो कि कौन सी घटना या गतिविधि हुई, घटना में क्या हुआ, घटना कहाँ हुई, घटना कब हुई और घटना क्यों हुई। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली मैं आपको समझा देती हूँ। समाचार पत्र समाचार को उनके महत्व के अनुसार जगह प्रदान करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण समाचार को पहले पृष्ठ पर, फिर सबसे ऊपर के भाग में मोटे अक्षरों में शीर्षक देकर प्रकाशित किया जाता है ताकि समाचार पढ़ने वालों का ध्यान उस पर तत्काल चला जाए। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को भी पहले पृष्ठ पर जगह दी जाती है। कम महत्वपूर्ण समाचारों को अंदर के पृष्ठों पर और फिर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाचारों को उनके लिए निर्धारित पृष्ठों पर प्रकाशित किया जाता है। इस तरह समाचार पत्र के पूरे कलेवर में विविधता का और व्यवस्था दोनों होती है। अब कलेवर किसे बोला जाता है? न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा सबसे ऊपर पहले आएगा शीर्षक, उसके बाद इंट्रो को बोलते हैं कि 1 या 2 लाइन में समाचार के बारे में पूरी जानकारी हो जाए कि इसके अंदर क्या है। फिर शीर्षक के नीचे जो पूर्णतः विस्तृत खबर जो छापी जाती है उसको बोला जाता है कलेवर।
लगातार समाचार पढ़ने से हम अखबारों की इस आंतरिक व्यवस्था से परिचित हो जाते हैं और तब हमें इच्छित समाचार ढूंढने में वक्त नहीं लगता। किसी चीज को जब हम लगातार सर्च करते हैं तो उसके बारे में सहज ही हमें जानकारी हो जाती है कि कौन से पृष्ठ पर क्या छपा होता है। फिर उसमें ज़्यादा वक्त लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह व्यवस्था इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी की रुचि सभी तरह के समाचारों में नहीं होती। खास खास खबरें जानने के बाद पाठक आमतौर पर अपनी रुचि और ज़रूरत के क्षेत्र की जानकारी विस्तार से प्राप्त करना चाहता है। समाचार पत्र का मुख्य क्लेवर समाचारों से बनता है। समाचार की सैद्धांतिक चर्चा करने के बजाय हम ठोस उदाहरणों को सामने रखकर इसे समझेंगे। अब संपादकीय से क्या तात्पर्य है, इसका आगे हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है, कौन सी घटना या गतिविधि हुई। अब समाचार में जो पर्याप्त जानकारी है उससे क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है जांचने के तरीके से कि कोई भी सूचना पूर्ण समाचार तब बनती है जब ये उसमें ये निम्नलिखित तत्व उपस्थित हों। निम्नलिखित तत्व मतलब कौन सी घटना या गतिविधि हुई, कब हुई, क्या हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, ये सभी उसमें पांचों पॉइंट उसमें होने चाहिए, तभी कोई समाचार है वो पूर्णतः समाचार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कौन सी घटना या गतिविधि हुई। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे भारत चीन के मध्य कूटनीति जंग तेज हुई, इसका उत्तर है। घटना में क्या हुआ, भारतीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बयान से बौखलाए चीन ने कड़ा प्रतिवाद किया। ये इसमें बताया गया है कि घटना में हुआ क्या है, कब हुई। समाचार प्रकाशन की तिथि 4 जुलाई से एक दिन पूर्व यानी 3 जुलाई 2017 को चीन का बयान आया। कहाँ हुई, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान बीजिंग से आया है। घटना क्यों हुई, रीजन क्या है, इसका उत्तर समाचार से विस्तार से दिया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पुराना है। पिछले कुछ दिनों में सीमा पर बढ़ रही सैन्य गतिविधियों ने इसे पुनः उभार दिया है। अब ये पांचों पॉइंट अगर किसी समाचार में किसी विज्ञापन के द्वारा दिए गए हैं तो वो पूर्णतः समाचार माना जाएगा। अब समाचार प्राप्ति के स्रोत क्या है। प्रत्येक समाचार पत्र के पास समाचार प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं। समाचार एजेंसियां, पत्र के संवाददाता, सरकारी विज्ञप्तियां। समाचार एजेंसियां हैं जो आपने भारत चीन की कूटनीतिक जंग के उपयुक्त समाचार के आरंभ में जागरण ब्यूरो लिखा देखा होगा। समाचार पत्र समाचार के आरंभ में उसके प्राप्त करने के स्रोत का हवाला देता है, अवश्य देता है। कोई समाचार पत्र है, सबसे पहले उसका ऊपर नाम आएगा कि कौन सा नाम है, किस नाम की एजेंसी ने इस समाचार को पत्र को जारी किया है। अगर यह खबर भारत से सीधे संबंधित न होती या किसी ऐसे क्षेत्र की होती जहां जागरण के संवाददाताओं की पहुंच न होती तो इसमें जागरण ब्यूरो की जगह एजेंसियां या संबंधित एजेंसी का नाम लिखा होता। इस दुनिया में कई समाचार एजेंसियां हैं जिनका काम ही है दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समाचार एकत्र करना और उन्हें समाचार पत्रों तक पहुंचाना। अब समाचार एजेंसियों या संवाद समितियों के अपने संवाददाता और कार्यालय होते हैं जो समाचार एकत्र करते हैं। इन समाचारों को फिर वे टेलीप्रिंटर, टेलीग्राम या टेलीफोन द्वारा मुख्य कार्यालय तक भेजते हैं। वहां इन समाचारों का संपादन होता है और उसके बाद इन समाचारों को टेलीप्रिंटर द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को भेज दिया जाता है। टेलीप्रिंटर वह यंत्र है जिसके द्वारा समाचार टंकित रूप में प्रेषित किए जाते हैं और प्राप्त होते हैं। समाचार पत्र भी समाचार एजेंसियों से प्राप्त समाचार को ठीक उसी रूप में प्रकाशित नहीं करते बल्कि उन्हें संपादित करके प्रकाशित करते हैं। अब यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एजेंसियों द्वारा प्राप्त सभी समाचारों को प्रकाशित करें। समाचार के लिए सूचनाओं का चयन और समाचार का संपादन उसके सार्वजनिक महत्व की दृष्टि से होता है। जैसे यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा की 2 मुख्य समाचार एजेंसियां हैं जो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में संवाद समितियां चलाती हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया
यूनिवार्ता के नाम से, तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा के नाम से हिंदी साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं से समाज समितियां चलाती हैं। ठीक है। समाचार पत्र के संवाददाता, सरकारी विज्ञप्तियां। अब समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्राप्त करने का जो दूसरा महत्वपूर्ण जरिया है वो है पत्र के संवाददाता। ये संवाददाता जो विभिन्न स्थानों पर जाकर स्वयं जाकर सूचना एकत्र करते हैं और उन्हें समाचार का रूप देकर अपने पत्र को प्रेषित करते हैं। ऐसे स्रोत के लिए वे समाचार के आरंभ में जनसत्ता या जो भी पत्र का नाम हो, कोई भी नाम हो सकता है किसी भी पत्र का, फॉर एग्जाम्पल दे रखे यहाँ पे जनसत्ता, संवाददाता या निज संवाददाता आदि लिख देते हैं। कई बार संवाददाता के नाम का उल्लेख भी किया जाता है। ये संवाददाता विभिन्न लोगों से मिलकर और स्थिति का स्वयं जायजा लेकर समाचार बनाते हैं। जैसे दुर्घटनाओं के लिए अस्पताल, अपराधों के लिए पुलिस आदि से संपर्क करके वे समाचार एकत्र करते हैं, इकट्ठे करते हैं। अब सरकारी विज्ञप्तियां। समाचारों का तीसरा मुख्य स्रोत है वो है सरकारी विज्ञप्तियां, जो सरकार या संस्थाएं प्रकाशन के लिए समय समय पर जारी करती हैं। समाचार पत्र इन विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देकर उनके महत्व के अनुसार प्रकाशित करते हैं। अब समाचार क्या है, उससे हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, समाचार कैसे एकत्रित किए जाते हैं, हम तक कैसे पहुंचते हैं, समाचार कैसे लिखा जाता है, और समाचार एजेंसियां विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचना और समाचारों को संपादित कैसे किया जाता है, इनका अध्ययन हम अब आगे करेंगे। ये नीचे एक अभ्यास दिया गया है, जो आपने अगर चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है तो आप इजीली कर सकते हो, और इनके आंसर पीछे बैक एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। इजी आंसर है, आसानी से हो जाएंगे। समाचार लेखन और संपादन। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देना समाचार का मुख्य काम है। अगर सूचनाएं समाचार रूप में ही प्राप्त होती हैं तो उन्हें समाचार पत्र की नीति तथा पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार संपादित करना होता है। किसी भी सूचना को समाचार का रूप तब प्राप्त होता है जब उसका सार्वजनिक स्वरूप होता है, अर्थात लोग उस सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं। समाचार लिखने से पहले पत्रकार को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके समाचार से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लिखने का अधिकार है। उसका दृष्टिकोण राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से संचालित होना चाहिए। उसके किसी समाचार या रिपोर्ट से धार्मिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातिवादी और भाषाई द्वेष बढ़ता है तो उसका यह कार्य अनुचित कहा जाएगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में दंगा हो जाता है। उस दंगे में एक विशेष संप्रदाय के 5 लोग मारे जाते हैं। अगर समाचार पत्र में यह सूचना इस रूप में प्रकाशित हो कि कै संप्रदाय की उग्र भीड़ ने खै संप्रदाय के 5 लोगों को मार डाला, तो यह समाचार सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने वाला माना जाएगा। हो सकता है इस समाचार को पढ़कर खै संप्रदाय के लोग किसी अन्य स्थान पर कै संप्रदाय के लोगों पर हमला करें। इस तरह यह आग दूर दूर तक फैल सकती है। इसलिए प्रश्न तथ्य का ही नहीं, तथ्य को प्रस्तुत करने वाली दृष्टि का भी है। विचारधारा के स्तर पर समाचार पत्र या संवाददाता की कोई दृष्टि हो सकती है, लेकिन अपने व्यापक अर्थों में वह राष्ट्र और समाज के हित में होनी चाहिए। अब समाचार लेखन का आरंभ, किसी भी समाचार को लिखने का, उसको आरंभ करने के 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट शीर्षक, सेकंड इंट्रो या आमुख, थर्ड मुख्य क्लेवर। समाचार का शीर्षक तो प्रायः समाचार बन जाने के बाद ही दिया जाता है, इसलिए हम भी उसकी चर्चा बाद में करेंगे। समाचार बनेगा तभी उसका जो शीर्षक है वो दिया जाता है, इसलिए शीर्षक को सबसे बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे इंट्रो या आमुख। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन से। प्रत्येक समाचार के आरंभ में 3-4 पंक्तियों में उस समाचार का सार दे दिया जाता है। इंट्रोडक्शन मतलब वही है, सार, जिसमें उस समाचार की मुख्य वस्तु का उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए भारत चीन वाले समाचार का प्रथम पैरा आप देखिए। मैं एक समाचार है, एक पैराग्राफ के रूप में वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्रो लिखा कैसे जाता है। भारत और चीन में सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तैनाती के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बेबाक बयान से बौखलाए चीन ने कहा कि वह भी 1962 का चीन नहीं है।
इतना ही नहीं, चीन ने सिक्किम सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती को भारत की पिछली सरकारों के रुख से अलग धोखा करार देते हुए भारत से अपने सैनिकों को हटाने की मांग की है। चीन के इतने तल्ख बयानों के बावजूद भारत ने सिक्किम सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है। तो ये क्या है? इंट्रो। इन 4-5 बातों में, 4-5 लाइनों में समाचार का सार लिख दिया गया कि समाचार में है क्या। अब इसमें कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों का जवाब सब मिल जाते हैं। समाचार के एसेंस को क्या बोला जाता है? इंट्रो बोला जाता है या लीड बोला जाता है, अमुक बोला जाता है। से समाचार इंट्रो का विस्तार होता है। समाचार लेखन में इंट्रो का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि समाचार की ये लीड पंक्तियां पाठक को संक्षेप में पूरी सूचना दे देती हैं। हो सकता है कुछ पाठकों को समाचार पूरा पढ़ने का अवसर न हो, वह इन आरंभिक पंक्तियों को पढ़कर ही समाचार का सार तत्व जान सकता है। अगर उसकी उत्सुकता बढ़ती है तो वह शेष समाचार भी पढ़ लेता है, उसके पास समय है तो पढ़ सकता है। बट जो वर्किंग लेडी है, वर्किंग मैन है, जो ऑफिशियल ऑफिस जाते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो स्टार्टिंग के इंट्रो को पढ़कर पूरी समाचार का अंदेशा लगा लेता है कि इसके अंदर और है क्या। इससे उसका टाइम भी बचता है और उसको समाचार भी पूर्णतः मिल जाता है। आमुख लिखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें घटना या गतिविधि के पांचों पक्षों का उत्तर मिल जाए। पांचों पक्ष कौन कौन से? कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों। इन पांचों का जवाब मिल जाना चाहिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल तथ्य दिया गया है नीचे, इसमें दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है। डेंगू की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हुई। ये लोग 29 जुलाई को मरे। अस्पतालों में डेंगू के कुल 386 मामले दर्ज हुए। इनमें से 214 को डेंगू था। अब इनमें पांचों आधारों का जांच की गई है। कौन सी घटना? डेंगू फैला हुआ है। क्या हुआ? डेंगू से 9 लोग और मारे गए और 386 मामले दर्ज हुए। कब हुआ? 29 जुलाई को। कहाँ हुआ? दिल्ली में। कैसे हुआ? डेंगू के प्रकोप से। तो ये सब पांचों तथ्य हैं जो इस समाचार को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। समाचार की निरंतरता। बहुत से समाचारों में एक तरह की निरंतरता होती है। समाचार के आरंभ में उस निरंतरता का उल्लेख करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए एक प्रकाशित समाचार देखें, गुजरात में पुलिस हड़ताल खत्म। इस समाचार के आरंभ में लिखा था, गुजरात पुलिस की 6 दिन पुरानी हड़ताल आज खत्म हो गई। ध्यान दीजिए, इस समाचार में निरंतरता का उल्लेख किया गया है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना समाचार न तो पूरा होता है न इसका महत्व स्थापित होता है, क्योंकि यह निरंतरता 6 दिन पुरानी में मौजूद है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि गुजरात पुलिस की हड़ताल आज खत्म हो गई और 6 दिन का उल्लेख नहीं होता, और हड़ताल से संबंधित हमने किसी अन्य समाचार को पहले न पढ़ा हो, तो हम समझ ही न पाएंगे कि गुजरात पुलिस कब हड़ताल पर गई। डेंगू के जिस समाचार का ऊपर उल्लेख किया है, उस समाचार की पहली पंक्ति थी, डेंगू फिलहाल काबू में आता नहीं दिखता। इस पंक्ति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि डेंगू का प्रकोप दिल्ली में कई दिनों से व्याप्त है और 9 लोगों का मरना उसी की एक कड़ी है। इन दोनों समाचारों के लिए उससे पिछले दिनों के अखबार देखें तो समाचारों की निरंतरता स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। मुख्य क्लेवर। अब मुख्य क्लेवर क्या है? यह समाचार का वह हिस्सा होता है जो आमुख के बाद, इंट्रो के बाद विस्तार से लिखा जाता है। इसमें वे सारी सूचनाएं दी जाती हैं जो समाचार पत्र अपने पाठक तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन संवाददाता द्वारा एकत्र की गई सूचनाएं या संवाद समितियों द्वारा प्राप्त समाचार में आवश्यकता से अधिक सूचनाएं हो सकती हैं। यह भी संभव है कि उनमें आपस में तारतम्य न हो, उनमें से कई सूचनाएं गैर जरूरी हों, कई सूचनाएं अधूरी हों। उन्हें समाचार का रूप देने के लिए उस क्षेत्र विशेष की जानकारी भी आवश्यक हो सकती है। अब समाचार लेखन से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर 1,
समाचार लेखन आरंभ करने से पहले आप अपने तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लीजिए। अगर आपने स्वयं तथ्य इकट्ठे किए हैं तो उनकी सत्यता जरूर जांच लें। अगर आपने किसी अन्य समाचार एजेंसी से समाचार प्राप्त किया है तो उसका हवाला दीजिए। समाचार लिखने से पहले उन सूचनाओं और तथ्यों को अलग कर दीजिए या काट दीजिए जो महत्वहीन हो। बचे हुए तथ्यों में तारतम्य बैठाइए और उन्हें एक निश्चित क्रम दीजिए ताकि समाचार पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। इस पूरे समाचार के केंद्रीय मुद्दे या सबसे महत्वपूर्ण बात को चुनिए और उन्हें इंट्रो के रूप में लिखिए और उसी से शीर्षक भी बनाइए। समाचार को निष्पक्ष होकर लिखिए, तथ्यों को तोड़िए मरोड़िए मत, परंतु समाचार पत्र की दृष्टि या अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपके समाचार पत्र की या आपकी अपनी अलग ऐसी पहचान बने जिसे आपको बरकरार रखना है। समाचार को सरल और सबकी समझ में आ सकने योग्य भाषा में लिखना चाहिए, क्योंकि लोग समाचार एकाग्र होकर पढ़ें यह जरूरी नहीं है। अब शीर्षक देना, जो समाचार का लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर समाचार का आमुख आपने सफलतापूर्वक लिख लिया तो शीर्षक देना मुश्किल नहीं होता। समाचार का शीर्षक बनाते वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। शीर्षक समाचार के केंद्रीय भाव को व्यक्त करे या मुख्य मुद्दे को सामने रखे। शीर्षक ऐसा हो जो शेष समाचार को पढ़ने को उत्सुक करे। समाचार शीर्षक में कही गई बात समाचार द्वारा पुष्ट हो। शीर्षक छोटा परंतु स्पष्ट अर्थ देने वाला होना चाहिए। अब जिस समाचार को तैयार किया है उसका शीर्षक आसानी से दिया जा सकता है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको पढ़ के इनका शीर्षक, इंट्रो और क्लेवर आसानी से बनाया जा सकता है। ट्राई कीजिएगा। ये यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हैं जो बैक में दिए गए हैं इसके, और इजी हैं। अब समाचार की भाषा। समाचार की भाषा कैसी हो? समाचार लिखना आरंभ करने से पहले हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह याद रहना चाहिए कि समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोगों का भाषा ज्ञान मामूली सा हो सकता है। अगर आपने कठिन भाषा लिखी तो वे आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। समाचार पढ़ते हुए पाठक बहुत सजग हो यह भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है उसे दफ्तर जाने की जल्दी हो, गृहिणी को घर का काम करना हो, बस या रेल में बैठकर शोर शराबे के बीच अखबार पढ़ा जा रहा हो। ऐसी सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर आपको समाचार की भाषा लिखनी है ताकि पाठक समाचार में कही गई बातों को पढ़ते ही समझ जाएं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1, उतनी ही बातें लिखिए जो आवश्यक हों। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए। छोटे और सरल वाक्य बनाइए। जटिल और लंबे वाक्य बनाने से बचना चाहिए। बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो आम जनता में प्रचलित हो। कठिन और व्याख्या की आवश्यकता वाले शब्दों से बचना चाहिए। कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचिए, लेकिन समाचारों में आमतौर पर व्यवहार में आने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करें जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो पाठकों का हृदय स्पर्श करे। अगर किसी घटना की विस्तृत रपट लिख रहे हों तो उसे ऐसी भाषा में बांधिए जिससे सारा घटना चक्र दृश्य रूप में उपस्थित हो जाए और लोगों के हृदय को छुए। भाषा में हल्कापन या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए अपमानजनक न हो। भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। अगर अनुवाद भी किया गया है तो भी अनुवाद की भाषा को हिंदी के रूप में ही ढालना चाहिए। संपादकीय लेखन। हिंदी में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। दिल्ली से ही नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी आदि राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों से निकलने वाले समाचार पत्रों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इतने समाचार पत्रों के बीच में से हम जब कोई एक समाचार पत्र अपने पढ़ने के लिए चुनते हैं तो उसकी कसौटी क्या होती है, क्या सोचकर हम वही चूज करते हैं कि हाँ यही समाचार पत्र हमें
डेली पढ़ना है, तो क्या है वो, उसको हम केवल उपलब्धता उसका कारण हो ये नहीं देखते, न ही हम ऐसे अखबार देने वाले यानी होकर पर छोड़ते हैं कि आप बता दीजिए कि हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हम स्वयं उसे बताते हैं कि अमुक अखबार, अमुक मतलब इस नाम का अखबार हमारे यहाँ दिया जाए। ऐसा तय करते हुए हम कई बातों का ध्यान रखते हैं। इनमें से एक कारण अखबार का दृष्टिकोण भी होता है। हम प्रायः उसी अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता हो या कम से कम जो हमारे विचारों का नितांत विरोधी ना हो। हम उस अखबार को भी पसंद करते हैं जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारों को प्रस्तुत किया जाता हो। इतना तय है कि हम समाचार पत्र के दृष्टिकोण को अवश्य ध्यान में रखते हैं। अब संपादकीय लिखते समय जो निम्नलिखित बातें हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है। वो कौन सी हैं? समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार संपादकीय टिप्पणी के योग्य नहीं होता। समाचार के महत्व को ध्यान में रखकर संपादकीय टिप्पणी के लिए उसका चयन किया जाता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि संपादकीय सिर्फ प्रकाशित समाचारों पर ही हो। ऐसे विषय पर भी संपादकीय लिखा जा सकता है जो समाचार न बना हो, जैसे दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम या पुस्तक पढ़ने की घटित अभिरुचि आदि। संपादकीय का उद्देश्य अपने पाठकों को उक्त विषय में जागरूक बनाना है। संपादकीय में समाचार पत्र का दृष्टिकोण अवश्य अभिव्यक्त हो। विभिन्न संपादकीय टिप्पणियों में अंतर्विरोध नजर नहीं आना चाहिए। संपादकीय में अपनी बात ठोस, तार्किक, जनहितकारी और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। संपादकीय लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। लंबे संपादकीय पढ़ना प्राय लोग पसंद नहीं करते, कम पसंद करते हैं। संपादकीय की भाषा भी सरल और सभी की समझ में आने वाली होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसमें विचारों को उत्तेजित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये एक न्यूज़पेपर बना के दिखाया गया है जिसमें दो अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं। न्यूज़ समाचार एक ही है पर दो अलग दृष्टिकोण से बनाया गया है। एक नवभारत टाइम्स द्वारा बनाया गया है, एक जनसत्ता द्वारा गया है। बेनजीर का विकल्प नहीं, ये नवभारत टाइम्स ने इसको शीर्षक दिया है और जनसत्ता ने दिया है चौराहे पर। समाचार दोनों एक ही है, शैली थोड़ी अलग हो सकती है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें से अभ्यास दिया गया है जिसको सोल्व करके पीछे दिया गया है। कुछ शब्दावली है जैसे वाणिज्यिक, वाणिज्य से संबंधित, सामयिक, वर्तमान समय के अनुकूल, विज्ञापन, किसी वस्तु को बेचने के लिए दी जाने वाली सूचना, अंतरराष्ट्रीय दो या अधिक राष्ट्रों के बीच का, सार्वजनिक सबसे संबंध रखने वाला, पार्थिव मिट्टी से बना हुआ पार्थिव शरीर, मूर्धन्य सिर से ऊपर, उत्पन्न अर्थात श्रेष्ठ। तो ये सब शब्दावली इसमें दी गई है। ठीक है, ये इकाई हुई कंप्लीट। नेक्स्ट इकाई हम करेंगे अनुवाद। अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। अब इस इकाई के अंतर्गत हम अनुवाद शब्द का अर्थ और व्याख्या का अध्ययन करेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया, अर्थग्रहण, शब्दबोध, वाक्यबोध, रचनाबोध का अध्ययन करेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया 2 संप्रेषण, जिसके अंतर्गत शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत आएगा, श्लिष्ट शब्द, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत आएगा और रचना की समानार्थकता का सिद्धांत आएगा। अब अनुवाद करने का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके अंतर्गत भाषा की प्रकृति की समझ, शब्दों का सही प्रयोग, वाक्य रचना और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद का अध्ययन हम अब आगे करेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है? समाचार लेखन और संपादकीय का अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं, तो अनुवाद से संबंधित यह इकाई है। इसका उद्देश्य क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बता सकेंगे कि अनुवाद है क्या, अनुवाद की प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हो,
अनुवाद करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी बता सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद की समस्याएं। ठीक है, तो अनुवाद शब्द का अर्थ और व्याख्या। अनुवाद की भिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने से पहले यह आवश्यक है कि आप अनुवाद शब्द का अर्थ जान लें, ताकि आपके सामने यह स्पष्ट हो जाए कि अनुवाद में क्या करना होता है। संस्कृत कोशों में दिए गए अर्थ के अनुसार अनुवाद को पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है फिर से कहना, लेकिन यह पुनरावृत्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में होती है। आज अनुवाद का यही अर्थ प्रचलित है कि वह एक भिन्न भाषा की मूल रचना को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी में अनुवाद को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अनुवाद या ट्रांसलेशन की सहज सीधी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि एक भाषा में प्रकट किए गए भाव विचारों को ज्यों का त्यों, ऐसे कि ऐसे दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने को अनुवाद कहते हैं। इस परिभाषा से एक बात स्पष्ट होकर आपके सामने आती है कि इसमें कहे हुए को फिर से कहने या दोहराने पर विशेष बल दिया गया है। सूत्र रूप में इसे इस प्रकार कह सकते हैं, कहे हुए को फिर से कहना। इसमें कहे हुए या फिर से कहना का समान महत्व है। इसके अंतर्गत कहे हुए को ही पुनः कहा जाए, यह आवश्यक है। मतलब यह है कि मूल लेखक ने जो कहा है वही अनुवादक को दूसरी भाषा में कहना होता है। इसलिए कहे हुए को समझना उसकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मूल भाषा में कही बात को अनुवादक समझेगा ही नहीं तो अपनी भाषा में वही बात कैसे कहेगा, उसको ट्रांसलेट कैसे करेगा। तो कहे हुए में दो पक्ष महत्वपूर्ण हैं, उसका विषय और भाषा। कथ्य को अच्छी तरह से समझने के लिए किसी भी अनुवादक को विषय और भाषा दोनों ही बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में लिखी हुई दर्शन शास्त्र को किसी कृति का अनुवाद कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आपको दर्शन शास्त्र की उस शाखा की बुनियादी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है और अंग्रेजी भाषा में आपकी गहरी पकड़ भी होनी चाहिए, ताकि जो कुछ कहा गया है वह आप भी समझ सकें और जिस अंदाज में कहा गया है उसे भी समझें। जब आप कही हुई बात और कहने के ढंग को समझ लेंगे तभी उसी बात को उसी प्रभाव के साथ अपनी भाषा में कह पाएंगे। इससे एक बात तो आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि मूल रचना के भाव, विचार या संदेश को ज्यों का त्यों बिना घटाए बढ़ाए वैसे ही प्रभाव डालते हुए दूसरी भाषा में कहना अनुवादक का कर्तव्य होता है। यह अनुवाद का पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शेष सारे सिद्धांत इसी से जुड़े हुए हैं। अनुवाद के अंतर्गत दो भिन्न भाषाओं का अस्तित्व होता है, एक स्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा। यह अनुवाद का पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शेष सारे सिद्धांत इसी से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। अनुवाद के अंतर्गत दो भिन्न भाषाओं का अस्तित्व, स्रोत और दूसरी लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा से तात्पर्य उस मूल भाषा से है जिससे अनुवाद किया जाता है, और लक्ष्य भाषा वह भाषा है जिसमें या जिसके माध्यम से अनुवाद किया जाता है। ग्रहित विषय के साथ ही स्रोत एवं लक्ष्य भाषा के स्वरूप और उनकी प्रकृति की समुचित जानकारी अनुवाद के लिए आवश्यक है। अब अनुवाद की प्रक्रिया अर्थ ग्रहण के रूप में। अनुवाद की प्रक्रिया जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अनुवाद की प्रक्रिया के दो चरण, पहले चरण को हम अर्थ ग्रहण या मूल रचना का अर्थ समझना कह सकते हैं और दूसरे चरण को संप्रेषण या दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी रचना को पढ़ता है। समझने की प्रक्रिया पहुंचाने के लिए अपनी भाषा में वही बात कहना। संक्षेप में समझना और कहना दो चरण हैं। समझने की प्रक्रिया ऐसी है जिससे हर सजग पाठक भी गुजरता है। जो भी पाठक किसी रचना को पढ़ता है
वह उसे समझने की भी कोशिश करता है। समझने की इस कोशिश के कई स्तर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उपन्यास या कहानी पढ़ते समय अगर बीच-बीच में 2-1 शब्दों को आप नहीं समझ पाते, तो उससे आपके आनंद में विशेष बाधा पड़ती है, क्योंकि कथा का प्रवाह भंग नहीं होता। जहाँ केवल कथा प्रमुख लक्ष्य है, वहाँ एकाध शब्द का महत्व नहीं रह जाता। कथा रस में शब्द को कोई गहराई से न समझने से भी बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अनुवादक के रूप में आप किसी भी शब्द को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, अनुवादक को कुछ भी जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं होता। शब्द बोध अनुवाद की फर्स्ट प्रक्रिया जो अर्थ ग्रहण है, उसके अंतर्गत हम शब्द बोध का अध्ययन करेंगे। अर्थ ग्रहण के लिए आपको चाहिए कि पहले आप उस सामग्री को चाहे वह साहित्यिक रचना हो या कुछ और जिसका अनुवाद होना है, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। एक बार और फिर दूसरी बार पढ़ते पढ़ते आपको उस रचना में कुछ ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे जिनसे शायद आप मतलब न जानते हो या पक्के तौर पर न जानते हो। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि उसका अर्थ जानने के लिए आप किसी अच्छे शब्दकोश की डिक्शनरी की सहायता लें तथा ताकि सारी रचना का भाव आपके सामने स्पष्ट हो जाए। जब तक आप सारे शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे, पूरी रचना को नहीं समझ पाएंगे। कम से कम अनुवादक के रूप में वह समझ अधूरी ही रहेगी। शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता, कई हो सकते हैं और पूरे प्रसंग के संदर्भ में ही आपको उसे समझना होगा। हम आपको एक दो उदाहरण देकर इस तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजी का में MEY में बहुत सरल शब्द है। दो वाक्य आपके सामने हैं। एक आपके दोस्त का आई मे गो टू लखनऊ टुनाइट और दूसरा एक अफसर का जो मातहत को डांट पिलाने के बाद कहता है यू मे गो नाउ। इन दोनों वाक्यों में मैं शायद या हो सकता है का भाव देता है, जिसमें अनिश्चितता है। शायद मैं आज रात लखनऊ चला जाऊं, जिससे न जाने या न जा पाने की भी गुंजाइश है। लेकिन अफसर यू में गो नाव में अब दफा हो जाओ या अब निकलो यहाँ से का भाव निहित है। उसमें वह अपना रोष, अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए कि माई फादर इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर शर्मा। हिज ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन वन साइडेड, देयर ट्रीटमेंट ऑफ देयर गेस्ट इज कमेंडेबल। तो जाहिर है तीनों वाक्यों में ट्रीटमेंट शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। इसमें ट्रीटमेंट शब्द को 3 बार यूज किया गया है और इसके अर्थ भी अलग हैं। और जब तक आप प्रसंग से यह नहीं समझ लेंगे कि इनके अलग अलग अर्थ क्या हैं, तब तक पूरा वाक्य समझ में नहीं आ पाएगा। अब वाक्य बोध शब्दों के प्रसंगानुकूल कोश की सहायता से या बिना कोश के अच्छी तरह समझ लेने के बाद आप वाक्य को भी समझने की कोशिश करें। वाक्यों से ही भाषा बनती है। अर्थ या तो एक वाक्य में या एक से अधिक वाक्यों में स्पष्ट होता है। जिस वाक्य में पूरा अर्थ उस वाक्य को या 2, 3, 4 वाक्यों में अगर पूरा अर्थ आता हो, तो उन सबको मिलाकर अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर शब्दों को अलग अलग समझने का मतलब भी यही होता है कि आप वाक्य का अर्थ सम्यक रूप से समझें। जब तक आप वाक्य में शब्दों की सार्थकता नहीं समझ लेने और पूरा वाक्य अपनी सारी अर्थवत्ता में आपकी समझ में नहीं आ पाता, तब तक शब्दों के अलग अलग अर्थ को उसमें देख लेने से हल नहीं होता। वाक्य में उन शब्दार्थों की सार्थकता समझनी भी जरूरी है। वाक्य में शब्दों का क्रम भी महत्वपूर्ण है। शब्दों के क्रम पर पूरे वाक्य के अर्थ का दारोमदार होता है। कभी कभी पूरे वाक्य को कई बार पढ़ने पर ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो अलग अलग शब्दों के अर्थ जान लेने का भी कोई मतलब नहीं होता। जब तक वाक्य का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ लेते, अनुवाद असंभव है, ट्रांसलेशन असंभव है। अनुवाद शब्द की जगह शब्द रख देने मात्र से ही नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो सबका अनुवाद एक जैसा होता और कोई व्यक्ति अनुवादक नहीं बन पाता। सफल और सार्थक अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के वाक्यों की बनावट और उनकी प्रकृति की समुचित जानकारी अनुवादक के लिए अनिवार्य है। रचना बोध अनुवाद में शब्द का अर्थ समझना जरूरी होता है।
शब्दों के अलग अलग अर्थ का कोई महत्व नहीं है, वाक्यों में ढल कर ही वे सार्थक होते हैं। वाक्य के सभी शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं, पर अंततः आपको रचना का अनुवाद करना होता है, शब्दों या वाक्यों का नहीं। अतः विषय की समुचित जानकारी रचना के बोध के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार अनुवाद की पहली प्रक्रिया जो है, अर्थ ग्रहण पर विचार करते समय 3 बातें हैं जो सामने आई हैं। शब्द का सही ज्ञान, शब्दों का इस प्रकार प्रयोग हो कि वाक्य का सही अर्थ निकले, और रचना या विषय की सही जानकारी होनी चाहिए। जब ये तीनों तत्व आपस में मिलते हैं तो अनुवादक सही ढंग से मूल भाषा में निहित विचार को समझ पाता है और सटीक अर्थ ग्रहण कर पाता है। अब अनुवाद की प्रक्रिया 2, संप्रेषण। अनुवाद की प्रक्रिया का दूसरा चरण संप्रेषण अर्थात अंग्रेजी में कही हुई बात को हिंदी में दोहराने का होगा। एक सजग पाठक भी जब कुछ पढ़ता है तो उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है, और अनुवादक भी मूल पाठ को कई बार पढ़कर उसकी हर बारीकी को भली भांति समझने का प्रयत्न करता है। पाठक उतने में ही निश्चित हो जाता है, किंतु जो अनुवादक है उसी बात को अपनी भाषा में रिपीट करता है। उसे समझी हुई बात को अपनी भाषा में कहना होता है, और यही पता चल जाता है कि उसने मूल भाषा में कही गई बात को किस सीमा तक और कितनी अच्छी तरह समझा या नहीं समझा है। वास्तव में इस दूसरे चरण संप्रेषण में यह पता चल जाता है कि वह पहले चरण में कितना सफल रहा या नहीं रहा। यहाँ अगर वह कुशलता का परिचय देता है तो अपने पाठकों के मन पर वही और वैसा ही प्रभाव जमाने में सफल हो सकता है जैसा कि मूल लेखक की कृति ने उसके पाठकों के मन में जगाया होगा। अतः हर प्रकार से समतुल्यता का प्रयास करता है। समतुल्यता का अर्थ है मूल भाषा में प्रयुक्त शब्द के वजन और समान अर्थ रखने वाले शब्द को लक्ष्य भाषा में खोजना। अब प्रक्रिया 2 संप्रेषण के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, उसको देख लेते हैं। समतुल्यता सबसे पहले शब्द के स्तर पर सिद्ध करनी होती है, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी वाक्य के हर एक शब्द को समझकर शब्दकोश की सहायता से उसके लिए प्रति शब्द यानी वही अर्थ देने वाला हिंदी शब्द खोजना होता है। इसमें 2 कठिनाइयां विशेष रूप से आती हैं। एक तो यह है कि अगर आप शब्दकोश देखेंगे तो आपको अक्सर एक शब्द के कई प्रतिशब्द मिलेंगे। इनमें से एक सही प्रतिशब्द चुन लेना ही आपकी समझदारी का परिचय देगा। यूं तो एक शब्द के प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं, परंतु एक प्रसंग में उसका जो विशिष्ट अर्थ होगा वही अर्थ देने वाला शब्द चुनना चाहिए। अब ये जो प्रसंग है इसके संदर्भ में शब्द की गहरी समझ अपेक्षित होती है। अब पीछे हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें ट्रीटमेंट शब्द को 3 बार यूज किया गया था। पहले वाक्य में उसका प्रतिशब्द इलाज होगा, दूसरे में प्रतिपादन और तीसरे में व्यवहार का सलूक। अब कहाँ कौन सा शब्द स्टिक बैठता है इसकी समुचित जो जानकारी है वो अनुवादक के लिए बहुत जरूरी है। अब शब्दों के अनुवाद में एक कठिनाई और भी आती है कि इसका कारण यह है कि एक भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्टिक पर्याय दूसरी भाषा में नहीं मिलते। इस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि हम समान अर्थ देने वाले शब्दों में से प्रसंगानुसार जो सबसे अधिक स्टिक और सही शब्द चुने, वरना वाक्य पूरा अर्थ व्यक्त नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, चर्च, कैथीड्रल और चैपल। इसके लिए हिंदी में गिरजाघर, महामंदिर और प्रार्थनालय शब्द उपलब्ध हैं। महामंदिर और प्रार्थनालय कहने से कैथीड्रल और चैपल का बोध नहीं हो सकता। कैथीड्रल बड़े गिरजाघर को बोला जाता है जिसके मुखिया बिशप होते हैं। बिशप के अधीन अन्य कई गिरजाघर भी आते हैं। चैपल एक छोटा सा प्रार्थना गृह होता है जो गिरजाघर या कैथीड्रल के अंदर स्थित होता है। स्कूल अस्पताल आदि में भी चैपल हो सकता है जहां लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर सकें। इसका रास्ता यही है कि सही शब्द सही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द न मिलने की स्थिति में उस शब्द से निकट अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का अथवा
लगाकर भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कैथेड्रल या महामंदिर, चैपल अथवा प्रार्थनालय। अब शब्दकोश में इनोसेंट को निर्दोष, निष्पाप, निरपराध, बेगुनाह, निष्कपट, अबोध, निरीह, सीधा, अहानिकर आदि समानार्थक शब्द दिए गए हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो उपलब्ध हिंदी समानार्थक हैं उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त, सटीक और बराबर का अर्थ क्षमता वाला शब्द हो वही आपको अनुवाद करते समय चुनना चाहिए। श्लिष्ट शब्द। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात श्लिष्ट शब्द का अर्थ हुआ वह शब्द जिसमें एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी चिपका या सटा होता है। इसका एक एग्जाम्पल आपने अलंकारों में भी किया होगा, जो श्लेष अलंकार के रूप में आपने पढ़ा होगा। श्लेष अलंकार वही श्लिष्ट शब्द। कहीं कहीं लेखक एक शब्द का प्रयोग एक साथ एक से अधिक अर्थों में करता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक का कार्य कठिन हो जाता है। उसे ऐसा हिंदी समानार्थक खोजे नहीं मिलेगा जिसके उस प्रसंग में एक साथ वे ही दोनों अर्थ हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही ड्रिंक्स टू मच ही विल पे फॉर इट लेटर। यहाँ पे शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों अभीष्ट हैं, चुकाना या अदा करना और कष्ट सहना या यातना भोगना। ये दोनों अर्थ अगर किसी हद तक हिंदी के किसी शब्द में आते हैं तो वह भुगतना है। बहुत पिएगा तो बाद में भुगतेगा, पर सदा यह संभव नहीं होता कि ऐसे पर्याय दूसरी भाषा में मिल जाएं। तब अनुवादक को एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करके और कहीं व्याख्या के द्वारा भी वक्ता का भाव स्पष्ट करना पड़ जाता है। लेकिन अनुवादक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह श्लिष्ट अर्थात प्रति शब्दों को सावधानीपूर्वक छानबीन करके तथा अनुवाद कार्य में स्रोत भाषा के शब्दों का स्पष्टीकरण और उनकी व्याख्या से अपने को बचाए। यदि व्याख्या या स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाए तो उसके लिए इस टिप्पणी का सहारा लेना अधिक उपयुक्त हो सकता है। इस प्रकार शब्द समानार्थकता सिद्धांत को हम शब्द प्रति शब्द का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत। अनुवादक ने अंग्रेजी की किसी रचना का उसमें प्रयुक्त शब्दों को इतनी अच्छी तरह समझा है और शब्दों के जो हिंदी समानार्थक उसने चुने हैं वे कितने सही और सटीक हैं, इसकी कसौटी उस अनुवाद के वाक्य होते हैं। अनुवाद की असली अक्षमता इसी में निहित होती है कि वह कितने सही और सार्थक वाक्य बना पाता है। इतना ही काफी नहीं है कि वह जो वाक्य बनाए वह व्याकरण की दृष्टि से सही हो और उसमें मूल अंग्रेजी शब्दों को सही समानार्थक चुने गए हों, बल्कि यह भी जरूरी है कि वाक्य वही प्रभाव डाले जो मूल अंग्रेजी के वाक्य का पड़ता है। पूरे वाक्य के अर्थ के संप्रेषण के लिए अनुवाद को कभी चुने हुए शब्द बदलने पड़ सकते हैं, कभी उसमें कुछ बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है, कभी वाक्य की रचना बदलनी पड़ सकती है, तो कभी एक वाक्य को 2 या 3 वाक्यों में तोड़ना और कभी 2 या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में ढालना पड़ सकता है। यह सही है कि अनुवाद में वाक्य का महत्व बहुत अधिक होता है, किंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक की निष्ठा उसमें निहित अर्थ या मंतव्य के प्रति होती है और उसे यही देखना होता है कि हिंदी में कैसे वह बिना विकृति के उस मंतव्य को व्यक्त कर सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी का 3 शब्दों का एक सीधा साधा वाक्य है, गॉड इज लव। इसका अनुवाद ईश्वर प्रेम है। करें तो 2 बातें ध्यान देने की हैं। है का जो स्थान मूल वाक्य में है अनुवाद में नहीं है। दूसरे, ईश्वर प्रेम है वाक्य अपने आप में अधूरा और अटपटा लगता है। इसमें हिंदी की सहज प्रकृति खंडित हो गई सी लगती है। आप जब तक इसमें और कुछ नहीं जोड़ेंगे तब तक वाक्य ऐसा ही अटपटा रहेगा। ईश्वर प्रेम रूप है, प्रेम ईश्वर का ही पर्याय है, इसका विकल्प हो सकते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल है,
I shall go with you to the meeting if you come on time. I shall go with you to the meeting if you come on time. जैसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार करते हैं। मैं आपके साथ बैठक में जाऊंगा अगर आप वक्त पर आ गए, परंतु वह यह वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति से मेल नहीं खाती। यह अनुवाद यों होना चाहिए, आप वक्त पर आ गए तो मैं आपके साथ बैठक में चलूंगा। वाक्य में शब्दों का क्रम बदल गया है और जाऊंगा के बजाय चलूंगा क्रिया का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, क्योंकि साथ जाऊंगा में लगता है आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जिसके साथ आपको जाना है उसी से बात करने में साथ चलूंगा प्रयोग ही सही और सम्मत है। कभी-कभी लक्ष्य भाषा की प्रकृति का अनुसरण करने से और वाक्य में शब्दों को सही जगह न रखने से बड़े-बड़े अनर्थ हो सकते हैं। जैसे एक बार आकाशवाणी जो रेडियो चैनल है ऑल इंडिया रेडियो से बड़ी सूचना प्रसारित हुई कि बात सन 1950 से 51 की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे। देश के विभाजन के तुरंत बाद सरकार अनेक समस्याओं से घिरी थी। एक समस्या उन स्त्रियों की थी जिन्हें दोनों ओर जोर जबरदस्ती करके भगा ले जाया गया था। एक शाम संसद में उन्हीं की समस्या के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के सिलसिले में कोई सदस्य अपना बयान दे रहे थे। अंग्रेजी वाक्य कुछ इस प्रकार था। रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनैप वुमेन श्री डैश सेट। अब इसका अनुवाद समाचारों में यूं प्रसारित हुआ। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भगाई गई औरतों के बारे में दिए गए वक्तव्य का हवाला देते हुए श्री डैश ने कहा डैश देखिए। इस वाक्य में कैसा अनर्थ हुआ। इस वाक्य में थोड़ा हेर-फेर कर दें। भगाई गई औरतों के बारे में प्रधानमंत्री श्री डैश 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 तो ठीक और सार्थक हो जाता है। अतः वाक्यों में शब्दों की सही स्थापन का बड़ा महत्व होता है और उससे वाक्य में कसाव और अभिव्यक्ति क्षमता आती है। उसके अभाव में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वाक्य रचना पेचीदा हो तो भाषा जटिल और दुरूह बन जाती है। मूल रचना की भाषा शैली का अनुसरण करते हुए भी अनुवादक अपनी भाषा की प्रकृति की रक्षा करते हुए उसे सरल और सुबोध बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। अब शब्दों का क्रम, वाक्य और वाक्यों की योजना सब रचना के अनिवार्य अंग हैं। वास्तव में शब्द के लिए प्रतिशब्द की तलाश और वाक्य के लिए प्रतिवाक्य बनाने की सारी कोशिशें रचना के स्थान प्रतिरचना के निर्माण के लिए होती हैं। कहाँ घटाया बढ़ाया जाए, कहाँ कोशगत अर्थ से भिन्न अर्थ लगाया जाए, कहाँ शब्दों के क्रम को बदला जाए, कहाँ एक वाक्य को तोड़कर एक से अधिक वाक्य बनाए जाएं और कहाँ एक से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में गठित कर दिया जाए। ये सब जो युक्तियां हैं अनायास नहीं आ जाती। इनके लिए कठोर और अनवरत अभ्यास की जरूरत होती है। अब अनुवाद कैसा बन पड़ा है यह देखने के लिए आपको चाहिए कि अंग्रेजी की जो मूल रचना या अवतरण को एक ओर रखकर एक हिंदी पाठक के रूप में उसे स्वतंत्र रचना या अवतरण मानकर पढ़ें। अगर उसमें भाषा और भाव धारा का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता तो यह मान लीजिए कि आप लक्ष्य भाषा की सहजता की रक्षा कर पाए हैं। अनुवाद एक कला है और उसकी सफलता इसमें निहित है कि वह अनुवाद होकर भी अनुवाद न लगे, वो पाठक को यह पता न लगे कि वह रचना मूलतः हिंदी में लिखी गई है या किसी और भाषा में। दूसरे शब्दों में अनुवाद अगर अपने पांव पर खड़ा हो सके तो उसे सफल मानना चाहिए। शब्दार्थ में अधिक से अधिक निकट और लक्ष्य भाषा की रचना में उसकी सहजता तथा समतुल्यता के प्रयास के नाते हम बोल सकते हैं कि अनुवाद निकटतम सहज समतुल्यता की साधना होती है। अब अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है भाषा की प्रकृति की समझ। अनुवाद करते समय अनुदित भाषा की प्रकृति की रक्षा अनुवादक का प्रथम दायित्व होता है।
अंग्रेजी भाषा भाषा के 2 वाक्य आपके सामने रखे जा रहे हैं। आई वंडर इफ दिस इज ट्रू। सेकेंड है आई हैव 2 सन्स। इसका अनुवाद यदि हिंदी भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर न किया जाए तो हिंदी में वाक्य इस प्रकार बनेगा। जो फर्स्ट है, आई वंडर इफ दिस इज ट्रू, मुझे आश्चर्य होगा अगर यह सच है। सेकंड, आई हैव 2 सन्स, मेरे पास 2 पुत्र हैं। तो इनका अनुवाद ये इस प्रकार से बना। इफ लगाकर अंग्रेजी में जो वाक्य बनते हैं उन्हें हिंदी में परिवर्तित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा की प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। जैसा ऊपर दिए गए पहले अंग्रेजी वाक्य का सही अनुवाद इस प्रकार होगा, मुझे इसकी सच्चाई में संदेह है। अंग्रेजी के जो दूसरे उदाहरण हैं उनमें हैव लगाकर वाक्य बनाया गया है। इस हैव का अनुवाद हिंदी में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव लेफ्ट माई ओल्ड जॉब, मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है। आई हैव एक्सेप्टेड दिस थियोरी, मैंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। आरंभ में हैव का जो उदाहरण दिया गया है, आई हैव 2 सन्स, उसका अनुवाद होगा मेरे 2 पुत्र हैं, न कि मेरे पास 2 पुत्र हैं। कारण स्पष्ट है कि हिंदी में हम मेरे पास 2 पुत्र हैं का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हैव का प्रयोग जब किसी वस्तु के साथ होता है तभी इसके लिए पास शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं। जैसे आई हैव 2000 रुपीज, आई हैव 2 टेबल्स एंड 1 चेयर। हैव का प्रयोग जब क्रिया के साथ होता है, जैसे खाना पीना करना सोना चलना आदि, तो पास का प्रयोग नहीं होता। वाक्य के स्वरूप के अनुसार उसका रूप बदलता रहता है। इसका प्रयोग समझ बूझकर करना चाहिए। अब है शब्दों का सही प्रयोग। अनुवाद करते समय शब्दों के सही प्रयोग और प्रसंग के अनुवाद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब ये यहाँ बीच में कुछ उदाहरण दिए गए हैं और अभ्यास दिए गए हैं, इनको आप कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कल पूछ लेना, बट इनको ट्राई कीजिएगा। पीछे एग्जाम्पल दे के अच्छे से समझा रखा है, इनको सोल्व करके बताया गया है, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा। शब्दों का सही प्रयोग। अनुवाद करते समय दो मिनट दीजिएगा प्लीज। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, आपकी वॉइस देती। अब आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। शब्दों का सही प्रयोग। अनुवाद करते समय शब्दों के सही और प्रसंग के अनुवाद प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ही शब्द के अनेक अर्थ शब्दकोशों में मिलते हैं। यह आपके भाषा ज्ञान, विवेक और समझ पर निर्भर है कि आप शब्द के किस अर्थ को चुनते हैं। अगर प्रसंग आपकी समझ में आ गया है तो आप शब्द का सही अर्थ चुनेंगे।
एक उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट हो सकती है कि एक शब्द है ऑपरेशन, इसका प्रयोग दो वाक्यों में किया जा रहा है। एग्जाम्पल हैं, द ऑपरेशन डन बाय डॉक्टर इज सक्सेसफुल। सेकंड है, द पुलिस ऑपरेशन इन दैट एरिया वॉज फेलियर। तो इनका अनुवाद क्या बनेगा? जो फर्स्ट है, द ऑपरेशन डन बाय डॉक्टर इज सक्सेसफुल, डॉक्टर को शल्य क्रिया में सफलता मिली। सेकंड, द पुलिस ऑपरेशन इन दैट एरिया वॉज फेलियर, उस इलाके में पुलिस कार्रवाई असफल रही। इन दोनों एग्जाम्पल में ऑपरेशन का अनुवाद अलग अलग किया गया है। इसका कारण यह है कि संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ बदल गए। डॉक्टर के संदर्भ में यदि कार्रवाई और पुलिस के संदर्भ में शल्य क्रिया का प्रयोग किया जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अतः शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही लगाना चाहिए और प्रसंग के अनुसार ही उनका प्रयोग भी करना चाहिए। वाक्य रचना। अब जैसे कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं जिनका हिंदी में अनुवाद कर रखा है, जैसे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हिंदी में कई शब्द दिए गए हैं, व्यवहार, बर्ताव, सलूक, प्रतिपादन, विवेचन, चिकित्सा, उपचार, इलाज। इंटरेस्ट के लिए अधिकार, लाभ, स्वार्थ, रुचि, सूद। हाई के लिए ऊंचा, ज्यादा। एम निराशा, लक्ष्य, उद्देश्य। एक्यूरेट सही, अचूक। अब अनुवाद करने का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 3 आता है वाक्य रचना। वाक्य रचना का अनुवाद में विशेष महत्व है। आप सही शब्द चुन लें, लक्ष्य भाषा की प्रकृति का अनुसरण ठीक ढंग से कर लें, पर यदि वाक्य रचना सरल नहीं है तो अनुवाद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। आप पढ़ चुके हैं कि स्रोत भाषा की बात लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना अनुवाद का लक्ष्य है। अगर अनुवाद की वाक्य रचना सरल और समझ में न आ सकने वाली होगी तो स्रोत भाषा की बात लक्ष्य भाषा में स्पष्ट नहीं हो सकती। वाक्य की जटिलता का सबसे बड़ा कारण लंबे वाक्यों का निर्माण होता है, इसलिए लंबे वाक्यों के निर्माण से बचना चाहिए। अनुवाद करते समय छोटे और सरल वाक्य बनाने चाहिए। अगर स्रोत भाषा अंग्रेजी या कोई और ले सकते हैं आप लैंग्वेज का वाक्य अगर लंबा है तो आप उसे विभिन्न इकाइयों में बांट सकते हैं। आप ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाएं कि स्रोत भाषा में कही गई बात ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषा में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, the company required large amount of money to wage wars both in India and on the high seas and to maintain naval forces and armies and forts and trading posts in India। इसका अनुवाद क्या होगा? कंपनी को भारत और बीच समुद्र में युद्ध करने के लिए और अपने जल और स्थल सेना तथा भारत में अपने किलों तथा व्यापारिक चौकियों की रक्षा करने के लिए काफी बड़ी रकम की आवश्यकता थी। अब आप दोनों अनुवादों को पढ़ेंगे एक बार और सहज ये महसूस होगा कि छोटे छोटे वाक्यों के सहारे अगर हम अनुवाद करेंगे तो वो ज़्यादा इजी, समझ में आने वाला और हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुकूल है। अनुवाद करते समय यदि आप वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, बशर्ते कि वह स्रोत भाषा में कही गई बात के अर्थ को बदल न दे। छोटे छोटे वाक्य बनाने के क्रम में बहुत बार इसके, अपने, उसके, उसे, इसके लिए आदि सर्वनाम जोड़ने पड़ सकते हैं। ऐसे प्रयोग अनुवाद के लिए दोष नहीं माने जाते। अब यहाँ पर भी कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं, जैसे मोनोपोली एकाधिकार, रैपिडली शीघ्रतापूर्वक, बियॉन्ड द इमेजिनेशन कल्पना से परे, एक्वायर्ड डायरेक्ट कंट्रोल सीधा अधिकार प्राप्त हो गया, स्टेट रेवेन्यूज राजस्व, ग्रैब छीनना, एक्यूमुलेटेड वेल्थ एकत्र धन। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है। अब विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद।
ये अनुवाद के आधारभूत और आवश्यक तत्व हैं। जब आपका परिचय विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद से कराया जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों का तात्पर्य विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान, सरकारी कार्यालयों में हो रहे अनुवाद से है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक अनुवाद और स्वतंत्र अनुवाद, जो अखबार के लिए अनुवाद भी बोला जाता है, इनका परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं और आगे एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अलग क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद का प्रशिक्षण इस इकाई का उद्देश्य नहीं है, पर इसकी चर्चा यहाँ इस कारण से की जा रही है कि ताकि आप लोग इस प्रकार के अनुवाद की सामान्य दिक्कतों से परिचित हो सकें। जैसे विज्ञान और समाज विज्ञान, इस प्रकार के अनुवादों में पारिभाषिक शब्दों को लेकर समस्या पैदा होती है। पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रसायन शास्त्र, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि के होते हैं, तथा विशिष्ट ज्ञान विज्ञान या शास्त्र में जिनकी अर्थ सीमा निश्चित रहती है। अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वह यह कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाए, एज इट इज होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: ग्राम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट, वोट कैलोरी, लीटर, सल्फर, भौतिकी, वाष्पीकरण, तापमापी, परावर्तक, अतिचालकता आदि। विज्ञान के विषयों में हिंदी के पारिभाषिक शब्दों को बढ़ावा देना चाहिए, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पारिभाषिक शब्दों का ज्यों को क्या त्यों स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। विज्ञान संबंधी अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इसी प्रकार समाज विज्ञान के क्षेत्र में भी पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। विज्ञान की अपेक्षा इसमें हिंदी के पारिभाषिक शब्द अधिक प्रचलित हैं। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए सर्वाधिकारवादी राज्य व्यवस्था, कुछ अंग्रेजी शब्दों का हिंदीकरण कर लिया जाता है, जैसे वितरानी, आंगल, त्रासदी, तकनीक, अकादमी आदि। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों के मामले में मोटे तौर पर तिहरा रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी में पारिभाषिक शब्दों और उनके प्रचलन को बढ़ावा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का हिंदीकरण करना चाहिए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है उसका हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन करनी चाहिए। साहित्यिक अनुवाद, किसी भाषा के साहित्य का दूसरी भाषा में अनुवाद करना एक कला है। कला इसलिए है कि यह अनुवाद अनुवादक से कल्पना शक्ति और सृजनात्मक क्षमता की अपेक्षा रखता है। इसमें भावानुवाद पर बल दिया जाता है। अनुवादक मूल लेखक के भावों, विचारों और भाषा को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि मूल रचना का पूरा प्रभाव अनुवाद में बना रहता है और अनुवाद कृत्रिम नहीं लगता। इसके लिए दोनों भाषाओं की अच्छी पकड़ अनुवादक को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल रचना की प्रकृति और प्रस्तुति की भी अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक मूल साहित्यिक कृति में प्रयुक्त मुहावरों, कहावतों आदि को अपनी भाषा में ढालता है या उसके स्थान पर लक्ष्य भाषा के मुहावरों, कहावतों का इस प्रकार उपयोग करता है कि वह अनुदित भाषा में स्टिक बैठ जाए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। Once upon a time in the jungles of Himachal, there was a notorious dacoit. Once the dacoit went to distant big village where he was not known and visited the house of a rich trader. The trader was celebrating the marriage of his only son with all pomp and show. Mic off कीजिए please. He has invited a large number of persons. A number of well-known cooks had been engaged and the kitchen was set up behind the cow shed. अब इसका अनुवाद क्या किया गया है? एक समय की बात है, हिमाचल के जंगलों में एक खूंखार डाकू रहा करता था। एक बार वह डाकू दूर के एक बड़े गांव में गया। वहां एक अमीर व्यापारी के घर पहुंचा।
वह व्यापारी खूब धूमधाम से अपने इकलौते पुत्र की शादी कर रहा था। उसने काफी लोगों को आमंत्रित किया था, जाने माने खाना बनाने वालों को बुलाया गया था और गौशाला के पीछे रसोई घर बनाया गया था। अब इस अनुवाद को देखने के बाद जो स्रोत भाषा अंग्रेजी का लक्ष्य भाषा क्या है, हिंदी में भावानुवाद किया गया है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है पॉम्प एंड शो, जो हिंदी में इसके लिए शब्द चुना गया है धूमधाम। इसी प्रकार कुक्स हैड बीन एंगेज्ड का अनुवाद किया गया खाना बनाने वालों को बुलाया गया। अगर आप इंगेज का अर्थ शब्दकोश में डिक्शनरी में ढूंढोगे तो इसके अनेक अर्थ मिलेंगे, जैसे प्रतिज्ञा करना, वचन देना, सगाई रखना, काम में लगाना आदि। अब स्वतंत्र अनुवाद, इस प्रकार का अनुवाद करना सबसे सरल होता है। अनुवादक मूल भाषा में कही गई बात को अपने ढंग से कहने की पूरी छूट इसमें ले सकता है। स्वतंत्र का मतलब ही है कि उसको पूरी छूट है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने ढंग से कहने के क्रम में कोई दूसरी ही बात कह दी जाए या मूल भाषा में जो कहा जा रहा है उसका उल्टा कह दिया जाए। जैसे जवाहरलाल नेहरू के व्याख्यान का हवाला देते हुए एक कथन के अनुवाद का नमूना आपने पढ़ा है, जिसमें अर्थ का अनर्थ हो गया था पीछे। रेफरिंग टू प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनैप्ड वीमेन श्री डैश शैड डैश का अनुवाद किया था। तो ये आप पीछे रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। स्वतंत्र अनुवाद का यह मतलब नहीं है कि इसमें अनुवाद मूल से अलग होता है। इसका इतना ही तात्पर्य है कि अनुवादक मूल भाषा में कही गई भाषा का शब्दश अनुसरण न करते हुए अपने मुहावरों और शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका सारांश कुछ इस प्रकार से दे रखा है। सारांश मतलब निष्कर्ष, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा की बात दूसरी भाषा में कही जाती है, लेकिन इसमें केवल भाषा का बदलाव होता है, विचार और भाव ज्यों के त्यों रखे जाते हैं। और अनुवाद करते समय अनुवादक दो प्रक्रियाओं से गुजरता है, ये है अर्थ ग्रहण और संप्रेषण। ठीक है, ये हम पीछे कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो हमने अनुवाद करने के लिए एक सहारा मात्रा आपको दिया है, इसके माध्यम से आप अपने लगन द्वारा अनुवाद का काम अच्छी तरह से निपटा सकते हैं। अनुवाद का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के अलावा आपने अनुवाद करना भी सीखा है, वह व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया है, कुछ डिक्शनरी भी इसमें सीखी है, कुछ इसमें इधर बुक्स दे रखी हैं, इनके जरिए भी अनुवाद करना आप सीख सकते हैं। जैसे अनुवाद विज्ञान, ये भोलानाथ तिवारी की है। अनुवाद की व्यवहारिक समस्याएं हैं, ये भी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की हैं। हिंदी में व्यवहारिक अनुवाद आलोक कुमार रस्तोगी जी की हैं। ये कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिनको पीछे इनके उत्तर दिए गए हैं, इनको ट्राई कीजिएगा, इजी हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रभावी लेखन के गुण। एंड सेकंड है लेखन कौशल, इकाई 6 प्रभावी लेखन के गुण। अब प्रभावी लेखन के गुण, इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? प्रभावी लेखन अवधारणा, प्रभावी लेखन विषय के स्तर पर, प्रभावी लेखन शिल्प के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर भाषा पर अधिकार, वाक्य शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग, अलंकारिकता, अर्थ और भाषा में अन्विति। प्रभावी लेखन लक्ष्य। अब प्रभावी लेखन लेखन के विषय से संबंधित है या लेखन के शिल्प से, यह लेखन की विशिष्ट शैली है या लेखन का सामान्य कौशल, ये सारे मुद्दे जो हैं ये इस इकाई के दायरे में आएंगे, जिनका विचार हम अब आगे करने जा रहे हैं। प्रभावी लेखन अवधारणा, जो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रभावी लेखन
है क्या? किससे हम प्रभावी लेखन मानते हैं और किसे नहीं? क्या प्रभावी लेखन की कोई परिभाषा निर्धारित हो सकती है? प्रभावी लेखन कैसे लिखा जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो प्रभावी लेखन को समझने के लिए उठाए जा सकते हैं। सबसे मूल बात तो यही है कि जो लेखन पाठक को प्रभावित करे, अर्थात जिस लेखन को पढ़कर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव पड़े, वह भावाकुल हो उठे, सोचने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, यहाँ तक कि उस लेखन को पढ़कर वह पहले जैसा इंसान न रह जाए, कुछ अलग किस्म का इंसान महसूस करने लगे, जिंदगी में उसे नई राह या नई रोशनी दिखाई देने लगे। ऐसे अनेक लक्षण हैं जिनसे प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता की व्याख्या की जा सकती है। नींद आ रही हो तो प्रभावी लेखन आदमी की नींद उड़ा दे सकता है, जबकि दूसरी ओर कुछ लेखन ऐसे भी होते हैं जिसे रात में सोने से पहले पढ़ा जाता है ताकि नींद अच्छी आ सके। नींद लाने वाला लेखन अनिवार्यतः अप्रभावी लेखन नहीं होता। उसमें लोरी की अक्षमता भी हो सकती है जिससे नींद आ जाए, अर्थात वह नींद ला सकने का प्रभावी लेखन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लेखन भी होता है जो इतना उबाऊ होता है कि उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। कई लोग रात को सोने से पहले ऐसी दुरूह किताब या पत्रिका उठा लेते हैं कि उन्हें नींद की गोली की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार ऐसा भी लेखन होता है कि नींद पर भी अपना प्रभाव छोड़ जाता है और मनुष्य को सपने भी उसी लेखन के आते हैं जो उसे सोने से पहले पढ़ा है। इन सारी बातों से तात्पर्य यही है कि प्रभावी लेखन की मुख्य विशेषता पाठक को उसके सोचने समझने के तरीके में, उसके संस्कारों को, उसकी बुद्धि को, उसके हृदय को गहरे में जाकर प्रभावित करना है। इस अर्थ में प्रभावी लेखन की सरल परिभाषा भी यही हो सकती है कि प्रभावी लेखन वह लेखन है जिसे पढ़कर पाठक का मस्तिष्क झकझोरा जाए, उसका हृदय द्रवित हो जाए और उसके संस्कारों में उद्वेलन होने लगे और पाठक उस रचना के पाठक के बाद जीवन को या समस्याओं को एक नई दृष्टि से, नई रोशनी ग्रहण कर देखने समझने लगे। हालांकि प्रभावी लेखन की यह व्याख्या आधी अधूरी है, लेकिन प्रभावी लेखन की अवधारणा क्या है, इसे जरूर समझने में मदद मिल सकती है। सवाल यह है कि लेखन में यह भेद कैसे हुआ कि कुछ लेखन या कि अधिकांश लेखन अप्रभावी लेखन का रह जाता है, जबकि विश्व के विशाल लेखन भंडार में थोड़ा ही ऐसा लेखन है और अब भी रचा जा रहा है जो सही मायने में प्रभावी, असरदार लेखन कहा जा सकता है। लेखन की प्रभाव क्षमता की एक कसौटी समय भी है। यह कसौटी बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण कसौटी है। जो लेखन बहुत समय बीतने पर भी अपनी प्रभाव क्षमता बनाए रखता है, वास्तव में तो वही लेखन प्रभावी लेखन है। कई बार तात्कालिक प्रचार आदि कारणों से थोड़े समय के लिए किसी भी लेखन को उस काल के आलोचकों के दिए प्रमाण पत्रों के कारण भी प्रभावी लेखन कह दिया जाता है। अनेक तत्कालीन पत्रिकाएं कई बार लेखक की सत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा के पुल बांध देती है, लेकिन समय की कसौटी पर ऐसा लेखन जल का बुलबुला ही रह जाता है। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी लेखन होता है जिस पर फिर लेखक की सामाजिक सत्ता के कमजोर होने से आलोचक आदि ध्यान नहीं देते और ऐसा लेखन कई बार लेखक के जीवन काल में अचर्चित रह जाता है। लेकिन काल की कसौटी पर कई बार ऐसा लेखन बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है। जैसे मुक्तिबोध के साहित्य पर उसके जीवन काल में अधिक ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उनके देहांत के बाद जब उनका अधिकांश अप्रकाशित साहित्य छपा तो वे हिंदी साहित्य के सभी कालों के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माने गए। अतः लेखन की प्रभाव क्षमता को तत्काल नहीं आंका जा सकता। हाँ, प्रमाणित हो चुके प्रभावी लेखन के गुणों को रेखांकित कर प्रभावी लेखन के सामान्य गुणों को जरूर अंकित किया जा सकता है। प्रभावी लेखन की जो प्रभाव क्षमता है, उनको दो सत्रों से पहचाना जा सकता है, विषय के स्तर से और शिल्प के स्तर से। अर्थात जिस विषय को लेखक ने अपने लेखन के लिए चुना, इसकी प्रस्तुति के लिए किन शिल्प गतिविधियों को उसने प्रस्तुत किया है। विषय और शिल्प में सामंजस्य है या नहीं, इस बात पर भी लेखन की प्रभाव क्षमता काफी निर्भर करती है। प्रभावी लेखन विषय के स्तर पर किसी अंग्रेजी लेखक से
किसी ने पूछा, प्रभावी रचना का मूल मंत्र क्या है? उसने उत्तर दिया कि किसी विषय पर अच्छी तरह और स्पष्ट विचार करने पर ही प्रभावी रचना प्रस्तुत होती है। तो प्रभावी लेखन में विषय के स्तर पर पहली आवश्यकता विषय संबंधी लेखक की स्पष्ट समझ है, जो विषय लेखक के मानस के जितना निकट होगा, जिस पर लेखक लगातार विचार भी करता रहेगा, उसी से लेखक का घनिष्ठ संबंध बनेगा। इससे उस विषय पर लिखने में लेखक का आत्मविश्वास अधिक होगा। अतः प्रभावी लेखन के लिए लिखने से पहले रचना में प्रस्तुत किए जाने वाले विषय की सभी बातों को लेखक को अच्छी तरह मन में बसा लेना चाहिए। विषय से संबंधित जितनी भी सामग्री मिले उसे एकत्र कर लेना चाहिए। उस पर यथेष्ट मनन चिंतन करना चाहिए। जिस विषय पर लेखक का सच्चा वास्तविक अनुराग नहीं होगा, उस विषय पर लेखक प्रभावी ढंग से नहीं लिख सकेगा। जिस विषय पर लेखक को स्पष्टता प्राप्त होगी, उसे वह सुचारू ढंग से लेखन में प्रतिपादित कर सकेगा। अतः विषय पर पर्याप्त अध्ययन मनन करके ही लेखक को कलम उठानी चाहिए। वैसे तो लेखक अनेक विषयों का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन लिखना उसी विषय पर चाहिए जिस पर मन में भली भांति विचार परिपक्व हो चुका हो। एग्जाम्पल के लिए महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास जंगल के दावेदार की रचना के लिए और अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास नाचो बहुत गोपाल की रचना से पहले अपने विषयों से संबंधित सामग्री का गहन व सांगोपांग अध्ययन किया। जंगल के दावेदार उपन्यास बिहार के आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित था। तो लेखिका ने नृत्यतव शास्त्री कुमार सुरेश सिंह के नृत्यतव शास्त्रीय लेखन व अन्य बहुत सी सामग्री का अध्ययन किया। खुद उस क्षेत्र के आदिवासियों से मिलकर उनकी भावनाओं को समझा तथा फिर तार्किक रूप से उपन्यास की स्पष्ट योजना बनाकर यह उपन्यास बंगला भाषा में लिखा, जिस पर बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसी प्रकार अमृतलाल नागर महत्तर या भंगी जाति के जीवन को अपने उपन्यास की कथा का विषय बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने महत्तर जाति के सामाजिक इतिहास का जमकर अध्ययन किया व उसके बाद इस उपन्यास नाचो बहुत गोपाल की कथा का विन्यास तैयार किया। विषय के चुनाव व उसके अध्ययन मनन के अतिरिक्त लेखक को उसके विषय को अपने विषय को रचना में वस्तु का रूप देना होता है। इसलिए साहित्य के संदर्भ में विषय को विषय वस्तु या प्लॉट भी कह दिया जाता है। प्लॉट कायदे से कथा वस्तु का पर्याय है, लेकिन विषय वस्तु रचना की अंतर्वस्तु के रूप में भी परिभाषित कर दी जाती है। अर्थात लेखक पहले अपनी रचना की अंतर्वस्तु पर मनन करता है, फिर उस अंतर्वस्तु के लिए उपयुक्त रूप या शिल्प या रचना कौशल की तलाश करता है। कहा तो यह भी जाता है कि रचना की अंतर्वस्तु अपने उपयुक्त रूप या शिल्प स्वाभाविक रूप से ही चुन लेती है, लेकिन लेखक को इसके लिए सायास प्रयत्न भी करने होते हैं। अंतर्वस्तु की प्रस्तुति उतनी ही अधिक प्रभावी बन जाती है जितना उपयुक्त उसका रूप या शिल्प होता है। अतः लेखक को शिल्प, शैली या रूप पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब प्रभावी लेखन शिल्प के स्तर पर, जो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है। लेखक कई बार अपने विषय के संबंध में तो स्पष्ट होता है, लेकिन स्पष्टता के बावजूद वह अपने लेखन में प्रभावी नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि वह विषयों या मतों को ही लेखन का सब कुछ मान लेता है और यह नहीं समझ पाता कि न सिर्फ बात महत्वपूर्ण है, बात को कहने का ढंग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि बात ठीक या प्रभावी ढंग से नहीं कही जाएगी, तो बात बड़ी होकर भी बेकार चली जाती है। इसलिए लेखन में रचना कौशल अर्थात अपने विचार या भाव को किस तरह से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जाए, इसकी जरूरत होती है और यह रचना कौशल सीखना पड़ता है। इसे अभ्यास व परिश्रम द्वारा साधा जाता है। इस रचना कौशल के अंतर्गत कई पक्ष आ जाते हैं। ये कुछ पक्ष इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है भाषा पर अधिकार, शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग, अलंकारिकता, व्याकरणिक शुद्धता, अर्थ और भाषा में अन्विति।
प्रथम, भाषा पर अधिकार। जिस भी भाषा में लेखक अपने विचारों या भावों को लेखन के रूप में प्रकट करना चाहता है, उस भाषा पर उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यहाँ हिंदी के संदर्भ में देखें तो हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी इत्यादि। लेकिन जो लेखक हिंदी की सभी उपभाषाओं को के पाठकों तक पहुंचना चाहता है, उसे प्रचलित हिंदी अर्थात खड़ी बोली हिंदी पर अपनी पकड़ बढ़ानी होगी। अब हिंदी में कितनी उपभाषाएं बताई गई हैं? 5। और खड़ी बोली जो बोलियां हैं वो है 18 के आसपास। लेखन के विषय के अनुसार भी भाषा पर अधिकार होना चाहिए। सृजनात्मक लेखन के लिए प्रेमचंद जैसी भाषा भी हो सकती है और निराला या मुक्तिबोध जैसी भी। लेकिन यदि विचारात्मक लेखन है तो भाषा का स्वरूप बदल जाएगा। इसलिए लेखक को भाषा की बहुविध रूपों की जानकारी व उन पर पर्याप्त पकड़ होना जरूरी है। यह प्रभावी लेखन की पहली शर्त है। भाषा को जटिलता से बचाकर उसे यथासंभव सरल रखना चाहिए। द्वितीय जो पॉइंट है वो है शब्दावली। लेखक की शब्दावली जितनी समृद्ध होगी उतनी ही अधिक प्रभाव क्षमता वह अपनी रचना में ला सकता है। न केवल शब्दावली ही समृद्ध होनी चाहिए, लेखक को अपनी शब्दावली के शब्दों के अर्थ की सूक्ष्म छायाओं का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। कई बार एक जैसे अर्थ वाले अनेक पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, किंतु शब्दों का अलग अलग होना ही यह बताता है कि हर शब्द किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रयुक्त करने लायक है। वाक्य विन्यास। लेखक की रचना में वाक्यों की बुनावट बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विचार चाहे जितने भी अच्छे या उत्तम हो, यदि उन्हें अटपटे वाक्यों में प्रस्तुत किया जाएगा तो वे कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि लेखक अपने लेखन में वाक्य विन्यास के प्रति सचेत हो। जहां तक हो सके जटिल वाक्य विन्यास से बचना चाहिए। एक वाक्य में एक ही विचार या भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक वाक्य विस्तार से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें या फिर वाक्य में अस्पष्टता, भद्दापन, भ्रामकता आ सकती है। छोटे व सुगठित वाक्य ही सुंदर व प्रभावशाली होते हैं। साहित्यिक रचनाओं में कई बार संयुक्त वाक्यों की जरूरत होती है, लेकिन कुशल लेखक जानते हैं कि कहाँ साधारण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पे लंबे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। रचना का सौंदर्य अधिकांशतः यथासाध्य संक्षिप्त व स्पष्ट वाक्यों में अधिक झलकता है। वाक्यों में शब्द योजना भी समुचित होनी जरूरी है। सबसे अच्छा वाक्य वही समझा जाता है जिसमें न तो एक भी शब्द घटाने या बढ़ाने की जरूरत पड़े और न ही वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के क्रम को जरा भी बदलने की आवश्यकता हो। यदि शुद्ध और अच्छे वाक्यों में शब्द भी इधर उधर कर दिए जाएं तो उसका आशय ही बदल जाएगा। शैली। शैली का साधारण अर्थ है ढंग। जिस ढंग से कोई लेखक अपनी बात कहता है उसी से उसकी विशिष्ट पहचान बनती है। एक ही बात को दो लेखक अलग अलग ढंग से जब बोलते हैं उससे यह बात निकलती है कि लेखक अपनी शैली से पहचाना जाता है। फैज अहमद फैज का एक शेर है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अर्थात शहीद मक्तल पर अपनी जिस खास धज से जाता है वही उसकी विशिष्टता बन जाती है। यही चीज लेखन के संबंध में भी सही है। लिखने वाले सैकड़ों हजारों लेखक होते हैं, लेकिन कुछ ही लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी शैली की विशिष्टता से अलग खड़े नजर आते हैं। साहित्य का तो सारा सौंदर्य ही शैली पर आश्रित है। इसलिए अंग्रेजी कवि पोप ने कहा है, शैली हमारे विचारों की वेशभूषा है। कार्लाइल तो इससे भी आगे जाकर कहते हैं, शैली लेखक के विचारों का परिधान नहीं बल्कि त्वचा है। शैली में भाषा, अर्थ, भाव, शब्द आदि सभी विहित पक्ष हैं।
इसी में छंद व अलंकार प्रयोग भी है। श्रेष्ठ लेखक की शैली सबसे स्वतंत्र होती है और प्रेम जैसे लेखकों को उनकी शैली से भी तुरंत पहचान हो जाती है। अब मुहावरे लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग के लिए लेखन में अवसर अक्षर आते रहते हैं और इनका प्रयोग लेखन को प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। हाँ, मुहावरों व लोकोक्तियों के बिना किसी संदर्भ के उपयोग उल्टा असर भी करता है। तब इससे लेखन की प्रभाव क्षमता कम होती है। तब मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग लेखन में जरूरी तो है ही, लेकिन औचित्यपूर्ण ढंग से इनका प्रयोग करना चाहिए। अलंकारिकता। लेखक को अपने लेखन में भाषा को प्रसंगानुकूल अलंकारिकता का जामा ओढ़ाना चाहिए। विशेषतः साहित्यिक लेखन में भाषा में अलंकारिकता विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करती है, किंतु अलंकारिकता का आधिक्य भाषा के सहज प्रभाव को नष्ट करके भाषा की प्रभाव क्षमता बढ़ाने की बजाय कम कर देता है। अब अलंकार आप अपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। अनुप्रास अलंकार, पुनरावृत्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। बहुत सारे अलंकार हैं जिनका हम अध्ययन अपने पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा वहां से। व्याकरणिक शुद्धता। प्रभावी लेखन के लिए शब्दों के ज्ञान के साथ साथ भाषा के व्याकरण का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। व्याकरण के ज्ञान व लेखन में उसके व्यवहारिक उपयोग से अनेक प्रकार की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जिन लेखकों को भाषा का सहज ज्ञान बहुत अधिक होता है, उन्हें व्याकरण के ज्ञान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वे सहज रूप से ही शुद्ध व प्रवाहमय भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई लेखक व्याकरण का ज्ञान होने पर भी अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। वास्तव में तो भाषा अभ्यास से ही शुद्ध, सुंदर, मनोहर होती है। व्याकरण का ज्ञान तो अभ्यास में ही थोड़ा सहायक होता है। अर्थ और भाषा में अन्विति। लेखन में अर्थ और भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। अर्थ शब्दों से ग्रहण होता है, अर्थ प्राय स्पष्ट होता है, लेकिन भाव कुछ गूढ़ होता है। किसी शब्द या वाक्य का साधारण अर्थ समझने में उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी भावार्थ समझने में होती है। अतः प्रभावी लेखन वही होता है जिसमें वाक्य का अर्थ तो ठीक से समझ में आए ही, साथ ही रचना का भाव भी उचित रूप से पाठक के मन में संप्रेषित हो जाए। अर्थ और भाव में एकन्विति भी होनी चाहिए। एकन्विति मतलब एकता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शब्दों या वाक्यों से कुछ और अर्थ निकल रहा हो, जबकि लेखक का भाव या आशय बिल्कुल अलग ही प्रकार का हो। अर्थ और भाव सदा भाषा के साथ साथ चलते हैं, अतः यह भी कहा जा सकता है कि भाषा सदा भावों की अनुगामिनी होती है, लेकिन एक अन्य स्तर पर यह भी कहा जा सकता है कि अर्थ और भाव को भाषा का अनुगमन करना पड़ता है। प्रभावी लेखन के लिए जरूरी है कि वाक्यों या शब्दों से भाव और अर्थ ठीक से संप्रेषित हों। गूढ़ और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक सफल व प्रभावशाली लेखक वही है जो अपने लेखन में शब्द, अर्थ, भाव, ध्वनि और संगीत सभी बातों का ध्यान में रखते हुए लिखता है। इन मुख्य बातों के अतिरिक्त रचना कौशल शिल्प में कुछ छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हिजो या अक्षरों में अशुद्धियां न हो, संस्कृत या फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का अशुद्ध रूप न लिखा जाए, बिंदियों जिन्हें अनुस्वार अक्षरों के बीच नीचे बिंदियां इत्यादि का सही प्रयोग हो, विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो, छपने से पहले प्रूफ ठीक से देखे जाएं ताकि छपाई की अशुद्धियां न हों। इन सब बातों का ध्यान रखने से लेखक रचना कौशल से प्रभावी लेखन कर सकता है। अब प्रभावी लेखन
इसका लक्ष्य क्या है? जाहिर है कि प्रभावी लेखन का लक्ष्य या उद्देश्य पाठक को प्रभावित करता है। एक ही समय एक भाषा में सैकड़ों बल्कि हजारों लेखक लिख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लेखक ऐसे होते हैं जो पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। प्राय अधिकांश लेखक 10-20 वर्षों में ही काल के गर्त में समा जाते हैं और किसी को उनका नाम तक याद नहीं रहता। लेकिन दूसरी ओर प्रत्येक भाषा में ऐसे भी लेखक हैं जो सैकड़ों या हजारों वर्ष बीतने पर भी अपनी प्रभाव क्षमता बनाए हुए हैं। वे आज भी अपनी रचनाओं से पाठक को प्रभावित करते हैं, जैसे होमर, शेक्सपियर, वाल्मीकि, कालिदास आदि ऐसे कितने ही प्राचीन लेखक हैं जो आज भी अर्वाचीन बने हुए हैं। कारण क्या है कि इन लेखकों की रचना में कुछ ऐसा है जिसमें मानवता को कालातीत समय तक प्रभावित करने की क्षमता है। मानव भावनाओं का ऐसा चित्रण है जो हर युग में पाठक को निरंतर प्रभावित करता है। ऐसा लक्ष्य इन लेखकों ने हासिल कैसे किया? कालातीत समय तक वही लेखन प्रभावित कर सकता है जो ऐसे मानव अनुभव या मूल्य प्रस्तुत करे जो हर काल में मनुष्य को प्रभावित करें। कुछ मानवीय भावनाएं या क्रम ऐसे होते हैं जो प्रत्येक रूप में प्रभावित करते ही हैं, जैसे किसी आदमी का पूर्णतः निस्वार्थ होकर व्यापक मानवता के प्रति समर्पित होना। यह एक ऐसा मानवीय गुण है जो किसी भी युग में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जो लेखक किसी ऐसे चरित्र को अपने लेखन में प्रस्तुत करता है जिसमें ऐसे मानवीय गुण हो, तो वह लेखन कालातीत होकर हर काल में प्रभावित करता है। या कुछ ऐसी मानवीय भावनाएं जो समय बदलने से रूप भले ही बदल लें, लेकिन अपने मूल तत्व में वैसी ही बनी रहती हैं, जैसे स्त्री पुरुष प्रेम, ईर्ष्या, सत्ता के लिए संघर्ष। मानव जीवन के कुछ ऐसे पक्ष हैं जो हर युग में मिलते हैं। होमर या कालिदास आदि लेखक इसलिए आज भी प्रभावित करते हैं कि उनकी उनकी रचनाओं में मानव जीवन के ऐसे पक्षों का बड़ा ही हृदयग्राही व मार्मिक चित्रण मिलता है। लेकिन यदि कालातीत लेखन की बात छोड़ भी दी जाए, अपने ही समकालीन समय में भी लेखन की प्रभाव क्षमता महत्व रखती है। समकालीन समाज में भी वही लेखन प्रभावी लेखन बनता है जिसमें अपने समय के समाज की समस्याओं को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया हो, जिसमें अपने पाठक को अपने परिवेश से, अपने आसपास के पर्यावरण से, उसके अपने आंतरिक व्यक्तित्व के गहरे तत्व में छुपे चेतन व अर्धचेतन मन के रहस्यों से उसे परिचित करवाया गया हो। ये बातें सृजनात्मक लेखन के संबंध में हैं। गैर सृजनात्मक या विचारात्मक लेखन का लक्ष्य या उद्देश्य भी अपने पाठक को लेखन में प्रस्तुत विषय की अधिकाधिक जानकारी देना होना चाहिए, लेकिन यह जानकारी सरलता, स्पष्टता और गहराई से देने का प्रयास लेखक को करना चाहिए। लेखक को लेखन में ऐसी शैली विकसित करनी चाहिए कि उसके लेखन में अभिव्यक्त विचारों को साधारण से साधारण पाठक से लेकर विशिष्ट ज्ञान संपन्न उच्च विद्वान तक समझ सकें। जिस लेखन में प्रस्तुत विषय को व्यवहारिक ढंग से समकालीन समस्याओं से जोड़कर प्रयुक्त किया जाए, वह लेखन भी अक्सर सामान्य लेखन से अधिक प्रभावी लेखन सिद्ध होता है। इस प्रकार यदि अपने लेखन में लेखक पूरी तरह स्पष्ट है, अपने लेखन विषय पर उसकी गहरी पकड़ है और लेखन में वह क्या कहना चाहता है यह उसे पूरी तरह स्पष्ट है, यदि उसने अपने लेखन के लिए उपयुक्त रचना शिल्प या रचना कौशल भी विकसित कर लिया है, तो निश्चय ही वह अपने लेखन को अत्यंत प्रभावशाली बना सकने में सफल हो सकेगा। प्रभावी लेखन का लक्ष्य या उद्देश्य लेखन में प्रस्तुत विषय वस्तु, भाव संवेदनाओं से लेकर विचारात्मक लेखन तक को अपने पाठक की भाव संवेदना का हिस्सा बनाना, अपने विचारों से पाठक को कन्विंस करना और पाठक के साथ एक स्तर पर लेखन के जरिए संवाद स्थापित करना होता है। जो लेखक इन उद्देश्यों को सामने रखकर लिखते हैं, उनका लेखन प्रभावी होने की संभावना रखता है। अब इसका सारांश, इसका जो निष्कर्ष निकल के आया है वो यही है कि प्रभावी लेखन के गुणों का जो
समझने का प्रयास किया गया है। प्रभावी लेखन के अनेक स्तरों पर समझने का प्रयास, जैसे विषय वस्तु के स्तर पर, रचना शिल्प के स्तर पर। विषय संबंधी स्पष्ट ज्ञान होकर भी कई बार लेखक रचना कौशल का अभ्यास न करने से प्रभावी लेखन नहीं कर पाता। इसलिए विचार से भी बढ़कर यहाँ प्रभावी लेखन के लिए शिल्पगत गुणों, भाषा, शब्द, वाक्य विन्यास, मुहावरे, अलंकार का प्रयोग आदि पर ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही लेखक के अपने लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होने पर भी जोर दिया गया है। तो ये कुछ बैक एक्सरसाइज दी गई है आंसर सहित, इजी है, कर लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आप कल भी ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। ओके मैम। रखिएगा। थैंक यू। ये क्यों आप मुझसे किया था वॉइस नहीं आ रही आपकी तो आप लोग ना खड़े हो तो ऐसे मुझे होती है और वॉइस नहीं आ रही।